गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो भाई कल जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ था उसे हम आज कंप्लीट करेंगे। हेम जी, मनप्रीत जी, वॉइस कंफर्मेशन दीजिए। इसके बाद हम जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेम जी गुड मॉर्निंग। कल हमने जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय वाला जो हमारा पोर्शन था वो कंप्लीट किया था। साथ में हमने उत्तराखंड का पामीर और दून और द्वार घाटिया वाला जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट किया था। तो आज जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो है हमने शिवालिक श्रेणी से जो है हमने हिमालय विभाजन को स्टार्ट करना है। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक वो रहेगा शिवालिक श्रेणी, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम शिवालिक श्रेणी से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो शिवालिक श्रेणी देखते हैं हम। तो ये हमारा 5th नंबर पे आएगा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। तो दून और द्वार घाटियों के बाद जो है अब हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो शिवालिक श्रेणी है। इसका जो रेंज है, हमारी औसत ऊंचाई है हमारी 700 to 1800 मीटर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे इसका विस्तार जो है हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप देखेंगे कि इसका विस्तार जो है 7 जिलों में है। हमारे 7 जिलों में हमारे कौन कौन से जिले आएंगे, जैसे जो हमारे जो शिवालिक श्रेणी है इसमें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जैसे हमने इससे पहले दून और द्वार घाटियां पढ़ी थी, तो दून और द्वार घाटियों में जो है हमने बताया था कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच की जो मध्य जो आपकी हॉरिजॉन्टल वैलीज हैं वो क्या है, आपके दून और द्वार हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पूर्व में जो है इन्हें द्वार कहा जाता है और पश्चिम में जो है इन्हें दून कहा जाता है। अब यहाँ पर जो शिवालिक रेंज है इसमें क्या है, प्लेन एरियाज भी आएंगे आपके। तो देखेंगे इसमें शिवालिक श्रेणी में ये इसमें आपका सबसे पहले अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें देहरादून भी आपका आएगा, हरिद्वार इसमें आएगा, पौड़ी आपका आएगा, और इसके अलावा टिहरी यहाँ पर आएगा आपका, और कुमाऊं क्षेत्र से जो है आपके अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत वाला एरिया आपका जो है शिवालिक श्रेणी में आएगा। शिवालिक श्रेणी देखिए, जैसे मैंने आपको ट्रांस हिमालय में कहा था कि ट्रांस हिमालय क्या है आपका, ट्रांस हिमालय जो है हिमालय से जिसका उद्भव पहले हो गया हो, यानी कि हिमालय से पहले ओरिजिनेट जो हुआ है वो क्या है आपका ट्रांस हिमालय है। यही शिवालिक को अगर हम देखें तो शिवालिक जो है हिमालय की आपकी नवीनतम श्रेणी है, ठीक है। इसे जो है प्राचीन समय में जो है मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता है, और शिवालिक का मतलब होता है शिव की भौहें, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, शाब्दिक अर्थ होगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, तो शिवालिक श्रेणी के क्रम में जो है आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बताते हैं। तो इसमें जो है आपको ये मिनरल रिसोर्सेज की दृष्टि से जो है धनी क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर काफी मिनरल रिसोर्सेज है आपकी। जैसे आप देहरादून वाला एरिया भी आप देखेंगे तो देहरादून में भी आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं आपकी, संगमरमर की खाने हैं, यहाँ पर जिप्सम आपका पाया जाता है, रॉक सल्फेट यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके की जो है खनिज मिनरल्स जो है, चूना, खड़िया जो है आपका, ये सारी चीजें जो है आपकी इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से हिमालय का कौन सा क्षेत्र जो है आपका महत्वपूर्ण है, तो ये होगा आपका शिवालिक श्रेणी। फिर यहाँ पर अभी जब हमने और सारी श्रेणियां पढ़ी थी तो हमने सब जगह बोला था आपसे कि जीवाश्म जो है आपके अब्सेंट हैं, ठीक है, यानी कि जीवाश्म इन श्रेणीज में आपके नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी अभी पहली श्रेणी आपकी आ गई है जहां पर आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है जीवाश्म आपके उपस्थित होंगे, यानी फॉसिल यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। और यहाँ पर राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र नगर में जो है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो नरेंद्र नगर भी जो है किसका हिस्सा है आपका, क्योंकि टिहरी डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है। तो नरेंद्र नगर सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान उत्तराखंड का जो है नरेंद्र नगर इसी श्रेणी में आपका स्थित है। अब यहाँ पर देखिए भू कटाव भी आपका होगा, तो यहाँ पर जो है भू कटाव की स्थिति भी बनेगी। फिर जो है आपका यहाँ पर पेड़ किस चीज के होंगे, शीशम के यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, शीशम, बुरास, बांस, चीड़, देवदार, ये जो वृक्ष है यहाँ पर आपके देखने को आपको मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका
शिवालिक श्रेणी है ना, शिवालिक श्रेणी में जो है आपकी शिवालिक श्रेणी, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्रम आएगा वो आएगा आपकी भाबर श्रेणी, भाबर क्षेत्र आएगा। तो शिवालिक श्रेणी को भाबर क्षेत्र से अलग करने वाली जो लाइन है उसको क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग में जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा होगा उन्हें HFF भी मैंने बताया था, हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट भी मैंने बताया था, लेकिन इस बार जो है आपका इसमें दो नाम है यहाँ पर, इसे हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन आया था आपका, अभी जो हाल में PCS का पेपर हुआ था तो इसमें आपका क्वेश्चन आया था कि आपका जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो कौन सी दो श्रेणियों को जो है अलग करती है। अब बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो गए, ग्रेट देख के उन्होंने ग्रेट हिमालय वाला अपना सेंस लगाया और उन्होंने वहां पर जो है कई बच्चे लिख के आ गए कि आपका जो है ग्रेट हिमालय को जो है मिडिल हिमालय से जो है अलग करती है। ठीक है, जबकि ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, और वहां पर हमने क्या पढ़ा था, MCT पढ़ा था, मेन बाउंड्री फॉल्ट या फिर मेन बाउंड्री थ्रस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर शिवालिक श्रेणी को भाबर श्रेणी से अलग करने वाली जो लाइन है आपकी वो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। ठीक, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पहले हम इसको हम जो है लिख लेंगे, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए शिवालिक श्रेणी, सबसे पहले जो है हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं जो कि हमारी 700 टू 1800 मीटर की रेंज। ठीक है, इतनी जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, 1800 मीटर जो है यहाँ पर हाईएस्ट रेंज है, और लोएस्ट जो इसकी रेंज है वो 700 मीटर की है। फिर ये हिमालय का नवीनतम भाग है, हिमालय का नवीनतम भाग है, नवीनतम भाग। ठीक, इसके बाद इसका पुराना नाम भी हम लिख लेते हैं, पूछा गया है, पुराना नाम इसका है मेनाक पर्वत, मेनाक पर्वत। और शिवालिक श्रेणी को जो है, जैसे हम इसे जो है सिर की भौहें भी हम कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है अब यहाँ पर जो मेन चीजें हैं वो हमें ऐड करनी है, जैसे यहाँ पर जो है भू कटाव के कारण, ठीक है, जब आपकी भारी बारिश होगी तो उसमें जो है भू कटाव होगा या फिर लैंडस्लाइडिंग होगी, तो उसमें जो है जो भू कटाव होगा, तो भू कटाव के कारण जो है इस क्षेत्र में जो है आपको गहरी घाटियां देखने को आपको मिलेंगी। तो हम इसमें लिख लेते हैं भू कटाव के कारण, भू कटाव के कारण गहरी घाटियों का निर्माण, गहरी घाटियों का निर्माण जो है इस क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर जीवाश्म उपस्थित हैं, यानी फॉसिल आपके जीवाश्म उपस्थित है आपके, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। ठीक है, इसमें हम स्टार मार्क लगा देते हैं। तो सर्वाधिक उत्तराखंड का है, ध्यान में रखेंगे, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर। कहाँ पर है आपका? टिहरी में, नरेंद्र नगर। इसी क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र से संबंधित है। अब इसका विस्तार भी हम लिख देते हैं। इसका विस्तार मैंने आपको बताया कि राज्य के 7 जिलों में जो है आपका विस्तार है, 7 जिलों में। अब ये 7 जिले भी हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहले गढ़वाल से शुरू करते हैं। तो गढ़वाल से एक तो दून आपका हो जाएगा, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा चंपावत, चंपावत। ठीक है, तो ये आपके जो है 7 जिले हैं जिनका विस्तार जो है आपका इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा।
अब आप एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, जैसे आपका जैसे देहरादून है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है इस श्रेणी में आएगा। इसमें आप देखेंगे किसी का जो है उत्तरी भाग जो है इस श्रेणी में आ रहा है, किसी का जो है पश्चिमी क्षेत्र आपका इस श्रेणी में आ रहा है, किसी का पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में आ रहा है, किसी का मध्य भाग जो है इस श्रेणी में आ रहा है। तो ये जो है आपकी जो पर्वत श्रेणियां है या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के क्रम में जो है आपका जिस तरीके से जो है सीक्वेंस वाइज लगे होंगे, तो वो जो है आपके वो पार्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट का इस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। इस क्या किसी भी श्रेणी के अंतर्गत जो है वो क्षेत्र आपके आएंगे। हो सकता है जो आपके इस जैसे आपका दून या हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मैंने इसमें दिखाया, वो किसी और श्रेणी में भी आते हैं। जैसे अभी हम गंगा के मैदान पढ़ेंगे, तो गंगा के मैदान का ऑलमोस्ट पार्ट जो है आपका जो दक्षिणी हरिद्वार, यानी कि आप हरिद्वार का जो आपका वेस्टर्न पार्ट है, वो ऑलमोस्ट जो है आपके गंगा के मैदानों से निर्मित है। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हम ऐसे गंगा के मैदान में हरिद्वार लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हरिद्वार जो है किसी और श्रेणी में नहीं आएगा। तो हरिद्वार जो है आपके ऐसे ही शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत भी जो है इसका कुछ पार्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब इसके आगे जो है और हमने क्या बात की थी, खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप खनिज यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पर जो है आप जो है कुछ खनिज ऐड कर लेंगे, जैसे संगमरमर, संगमरमर, जिप्सम, चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट आदि। ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़े से लिखे हैं, लेकिन और भी जो है आपके खनिज पदार्थ हैं। अब इसके बाद जो है अब हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर जो है कौन सी लाइन है जो आपकी शिवालिक श्रेणी को भाबर श्रेणी से अलग करेगी। तो ये क्षेत्र आपका, ये आपका जो फॉल्ट है ये कौन सा है आपका, मैंने अभी अभी आपको बताया था, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इसे भी हम ऐड कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका अभी अभी। तो यहाँ पर स्टार मार्क करके हम लिखेंगे शिवालिक को भाबर से कौन अलग करती है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं बृहत या महान। ठीक है, महान सीमांत दरार, महान सीमांत दरार अलग करती है। ठीक है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ये हमारा हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक। अब हम आगे टॉपिक पर, हाँ इसमें जो है अगर आप लिखना चाहें तो एक HFF भी आपका आता है। ठीक है, अगर मे बी जो है आपको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट नहीं दिया होगा तो दैट टाइम आप क्या देखेंगे उसमें, कहीं HFF तो नहीं है, यानी HFF मीन्स हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। ठीक है, तो HFF भी लिख देती हूँ यहाँ पर ये हम थ्रस्ट जो है फर्स्ट हम इसमें एक और लिख देते हैं HFF, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट। और यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म शीतोष्ण जलवायु है आपकी, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट देखेंगे जो है हमारी भाबर श्रेणी। अब हमारी भाबर श्रेणी आएगी, तो यहाँ पर 5th 6th नंबर पे हमारी भाबर श्रेणी, भाबर क्षेत्र या भाबर श्रेणी। भाबर का विस्तार ज्यादा तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं 12 से 20 किलोमीटर की रेंज जो है आपकी भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो भाबर देखिए बना कैसे, भाबर बनने के पीछे देखिए मैं आपको लॉजिक बताती हूँ कि ये जो है हमारा, देखिए ये सपोज हमारा, हम जो है ग्रेट हिमालय वाला पार्ट, ठीक, ये ग्रेट हिमालय है। इसके बाद जो है हमारा लघु हिमालय आ गया इसके दक्षिण में। फिर सीधे सीधे मैं दून घाटियों को नहीं शो कर रही हूँ, यहाँ पर हमारी शिवालिक श्रेणी आ गई। और शिवालिक श्रेणी के बाद जो है हमारा ये प्लेन एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पर जैसे हमारी जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा जो है जो पानी लाया जाएगा
उन पानियों का जो है अवसाद, उस पानी के साथ क्या आएगा, अवसाद, यानी कि कंकड़ पत्थर मिट्टी ऐसे आएगी। तो इन जैसे आपके इस स्लोप के बाद जो प्लेन एरिया आपका आएगा, इस स्लोप के बाद जो आपका प्लेन एरिया आएगा, तो वहां पर क्या होगा, देखिए ये आपका जो है ऊंचाई से यूं पानी गिरा और उसके बाद आपका प्लेन सरफेस आया, ठीक है। तो इस प्लेन सरफेस में क्या होगा, नदियां जो अपने साथ जो अवसाद लेके आएंगी, कंकड़ पत्थर जितने भी जो है आपका जो अवसाद है, निक्षेप है, वो लेके आएगी। तो जैसे ही प्लेन एरिया आएगा तो उस प्लेन एरिया पे ये क्या करेंगे, ये कंकड़ पत्थर आदि को हम क्या कर देंगे, नदियां ये छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जब ये कंकड़ पत्थर, ये मोटे मोटे से कंकड़ पत्थर जो आएंगे वो प्लेन एरिया में, जस्ट जो प्लेन एरिया आएगा वहां पर छोड़ देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो ये नदियां है ना, ये नदियों का जो पानी है ये इन अवसादों के नीचे दब जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर जो हिमालयी नदियां जो आ रही थी वो नदियां हमें दिखाई नहीं देंगी। क्वेश्चन यही बनता है बस भावर श्रेणी में कि हिमालय का वो कौन सा रेंज है जहां पर हिमालयी नदियां प्रायः विलुप्त हो जाती है, मीन्स हमें दिखाई नहीं देती हैं। नदियां तो होती हैं लेकिन जो बड़े बड़े से अवसाद हमारे साथ आए थे नदियों के साथ, उन अवसादों के नीचे ये दब जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भाबर क्षेत्र है, भाबर। तो भाबर क्षेत्र में जो है ये अवसाद है, अवसाद के नीचे जो है हमारा जो नदियां हैं ये छुप गई हैं। फिर उसके बाद जो है भाबर के बाद जो है आपका तराई क्षेत्र आएगा, यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र, अब तराई क्षेत्र में क्या होगा, अब अवसाद आ रहे तो ऐसा तो नहीं है कि नदियां बस अवसाद ही लेके आ रही हैं, ठीक है। जो अवसाद लाए थे वो भाबर श्रेणी में उन्होंने नदियों ने छोड़ दिया, ठीक। अब जो है पानी आपको दिखाई देगा, अवसाद यहाँ पर छोड़ दिया। अब ये अवसाद के पार्टिकल जो है आपके, ये मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी हैं, अब छोटे पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। जैसे ही छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे तो हमें ये नदियां जो है फिर से दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर जो है आपका फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की वो कौन सी रेंज है जहां पर विलुप्त हुई नदियां प्रायः दिखाई देने लगती हैं, पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो ये आपका कौन सा रेंज हो जाएगा, तराई क्षेत्र आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जो भाबर क्षेत्र होगा वो आपका अनुपजाऊ, यानी कि आपका नॉन, आप कह सकते हैं कि फर्टाइल लैंड नहीं है आपका, जो आपका भाबर वाला क्षेत्र है ये फर्टाइल लैंड नहीं है क्योंकि कंकड़ पत्थर है यहाँ पर ज्यादा। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप तराई रेंज में जाते हैं तो तराई रेंज में जो है आपके जो निक्षेप होगा वो कैसा होगा, बारीक महीन, यानी कि बारीक महीन मिट्टी होगी। तो इसकी वजह से जो तराई क्षेत्र है कैसा है, उपजाऊ है। और यहाँ की मिट्टी जो होती है आपकी ये दलदली मिट्टी होती है, तराई क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, दलदली मिट्टी है। यहाँ पर तराई क्षेत्र के बारे में एक और चीज आपको बताऊं, तो तराई क्षेत्र में क्या है आपका, देखिए सपोज ये हमारा जो है अर्थ का ऊपरी सरफेस है, ठीक है, हम इसको क्रस्ट मान के चलते हैं। तो ये जो है सबसे ऊपर का, अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर है। और ये जो है आपकी सरंध्र होती है, सरंध्र मीन्स कि इसमें छोटे छोटे से छिद्र हैं। अब यहाँ पर जो है बारिश हुई, ठीक है, अब जो है यहाँ पर बारिश हुई और बारिश का पानी ये सरंध्र होने की वजह से कहाँ चले गया, इस लेयर के नीचे हमारा चले गया, ठीक, पानी हमारा चले गया। अब उसके बाद जो है अर्थ में जो है फिर से एक लेयर आई, यानी कि जो तराई वाला रीजन है यहाँ पर फिर से एक लेयर आई। लेकिन इस बार जो ये लेयर है आपकी ये अरंध्र है तराई क्षेत्र में। अब ये जो लेयर है आपकी कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर नीचे जाने पर जो है ये लेयर आपकी कैसी आ गई, अरंध्र लेयर आ गई, जिसमें कोई भी आपके छेद जो है छिद्र नहीं है। इससे क्या होगा, सरफेस आपका जो है पानी आता रहा, बारिश का पानी आता रहा और जो है यहाँ से ये जो ऊपरी सतह से जो है नीचे वाली लेयर में भरता गया, ठीक है। अब ये पानी जो है आपका भरता गया, लेकिन इसमें नीचे जाने के लिए जो है कोई भी रास्ता आपका नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है कोई हम जो है यहाँ पर ड्रिल करके कोई भी हम जो है यहाँ पर पाइप इत्यादि या कुएं इत्यादि अगर हम कुछ भी हम यहाँ पर खोदेंगे, थोड़ा सा ही खोदने पर क्या होगा कि जो ये फोर्सफुली पानी इस एरिया में भरा हुआ है ये पूरे ही फोर्स के साथ हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, पूरे फोर्स के साथ कैसे आ जाएगा, हमारा ऊपर आ जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पाताल तोड़ कुएं कहते हैं, ठीक है, पाताल तोड़ कुएं। तो समझ में आया कि जो फोर्सफुली हमारा पानी भरा हुआ था हमने जैसे ही ड्रिल किया तो वो पूरे झटके के साथ कैसे आ गया, ऊपर आ गया, ठीक। तो इसे ही हम पाताल तोड़ कुएं कहते हैं।
तराई क्षेत्र में जाएंगे, आप देखेंगे खेतों में जो है पाइपलाइन ऐसे ही छोड़ी रहती है और इतना मोटा पानी आया रहता है, वहां पर ना मोटर चली रहती है ना कुछ भी चला रहता है। रीजन यही है कि वहां पर जो हमने कोई पाइपलाइन डाली तो उस पाइपलाइन से जो है पानी, तो सिंचाई के लिए जो है काफी अच्छी व्यवस्था हो जाती है इससे। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ग्रेट आर्टिजन वेल भी इन्हें कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो है हिमालय के किस क्षेत्र में जो है पाताल तोड़ कुएं या फिर ग्रेट आर्टिजन वेल पाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पर जो है खेती अच्छी होगी, दलदली भूमि होगी। यहाँ की अगर मुख्य फसलों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य फसलों में यहाँ पर धान और गन्ना है आपका। ठीक, फिर आएंगे हमारे इसके बाद गंगा के मैदान। पहले हमें 2 पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम फिर करेंगे। देखिए भाबर क्षेत्र में और कुछ नहीं है आपका। ठीक, भाबर क्षेत्र में 2-3 चीजें हैं, इसे हम लिख लेते हैं। तो भाबर क्षेत्र जो है आपके शिवालिक के बाद आपका जो रेंज है वो आएगा। अब यहाँ पर जो है ये कंकड़ पत्थरी, कंकड़, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के कारण कंकड़ पत्थर युक्त कंकड़ पत्थर युक्त पथरीली भूमि है। ठीक है, मीन्स आपकी ये फर्टाइल लैंड नहीं है। सेकंड पॉइंट लिख देते हैं जो कि आपका पेपर में पूछा जाता है, ये है आपका इस क्षेत्र में हिमालयी नदियां प्रायः विलुप्त हो जाती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो है भाबर क्षेत्र है। अब जो है हम तराई क्षेत्र की ओर चलते हैं। तो ये है हमारा 7th नंबर पे तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र आपका मैंने आपको बताया था, वही नदियां जो है जब आगे की ओर बढ़ेंगी तो अपना सारा अवसाद कहाँ छोड़ दिया, भाबर श्रेणी में छोड़ दिया, कंकड़ पत्थर वहां छोड़ दिए। उसके बाद जो है आगे को बढ़ी तो उसमें जो है आपके क्या होंगे, यहाँ पर जो है आपकी जो नदियां थी वो पुनः आपको वापस दिखाई देने लगेंगी। ठीक, और यहाँ पर जो है इसका जो निर्माण हुआ है, इसका निर्माण नदियों के बारीक अवसादों से, नदियों के बारीक अवसादों से हुआ है, अवसादों से। और भूमि कैसी है आपकी, उपजाऊ भूमि है, फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है। इस क्षेत्र में आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाएंगे, पाताल तोड़ कुएं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। आप कंप्लीट कर लेंगे इसे। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ के मुख्य फसल जो है आपकी धान व गन्ना है। इसके अलावा जैसे आलू की फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है, गेहूं भी यहाँ पर बोए जाते हैं। फसलें तो सारी हैं लेकिन मुख्य रूप से जो है धान और गन्ने के लिए जो है ये आपका जो यहाँ का जो क्लाइमेट है या फिर मिट्टी है ये क्या है, सुटेबल है। ठीक, यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी है, जलवायु उपोष्ण जलवायु उपोष्ण जलवायु आपकी शिवालिक श्रेणी में है, ये ध्यान रखेंगे। शिवालिक में भी वही है, भाबर में भी वही है, तो उपोष्ण जलवायु है आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उपोष्ण जलवायु को जो है आप और क्या कह सकते हैं, उपोष्ण जलवायु को जो है आप सब ट्रॉपिकल कह सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप सब ट्रॉपिकल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। और एक यहाँ की उपजाऊ भूमि है और दलदली प्रकार,
दल दली तथा। ठीक, तो ये हमारा तराई क्षेत्र कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जो है सूरजमुखी की खेती भी, जब आप जाओगे ना सूरजमुखी के टाइम पीरियड में, तो आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सूरजमुखी की भी जो है खेती बहुत अच्छी होती है इस वाले एरिया में, तराई क्षेत्र में। अब हमने इसके बाद तराई क्षेत्र में कौन कौन से, हाँ हमने ये बात की नहीं कि जो है भाबर क्षेत्र में कौन कौन सी जो है हमारे रीजन आएंगे। तो भाबर क्षेत्र में जो है देहरादून का कुछ भाग हमारा है, हरिद्वार का कुछ भाग है हमारा, हल्द्वानी, देखिए हल्द्वानी, रामनगर, ये तो प्रॉपर जो है हमारे जो है भाबर क्षेत्र में आता है। ऋषिकेश जो है आपका भाबर में आएगा, टनकपुर, कोटद्वार, ये सारे क्षेत्र जो है हमारे किस में आएंगे, भाबर में आएंगे। ठीक है, मेंशन करना चाहो तो आप मेंशन कर सकते हो। तो देहरादून का कुछ भाग, हरिद्वार का कुछ भाग आपका, और आपका जो है कोटद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी और नैनीताल आपका भाबर क्षेत्र में आएंगे। तराई क्षेत्र में जो है पौड़ी गढ़वाल इसमें आएगा आपका। नैनीताल का जो है नैनीताल का कुछ भाग जो है आपका किस में आएगा, तराई में भी आएगा आपका। और आपका मीन्स आप कह सकते हैं नैनीताल का जो है आपका दक्षिणी भाग वाला आएगा। और तराई क्षेत्र जो है पूरा का पूरा आपका, अगर कुमाऊं के उस यहाँ पर अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर का पूरा पार्ट आपका जो है उधम सिंह नगर का पूरा पार्ट आपका किस में आएगा, तराई रीजन में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका उधम सिंह नगर तथा, ये तो जो है आपका कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट जो है आपका उधम सिंह नगर है। और इसके अलावा जो है आपका नैनीताल का दक्षिणी भाग आपका इसमें आ जाएगा, या और भी छोटे छोटे रीजन आपके जो है इसमें आएंगे। ठीक, पूछा तो नहीं जाता वैसे कि तराई क्षेत्र में कौन कौन से रीजन आते हैं भावर में, फिर भी जो है आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम अगला पार्ट देखेंगे हमारा, जो लास्ट हमारा जो है हिमालय विभाजन में लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है, ये है गंगा के मैदान। गंगा के मैदान, ठीक है। तो गंगा के मैदान में, इससे आपको साफ पता चल रहा है कि गंगा के मैदान कैसे बने हैं। गंगा के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, इसी मिट्टी से जो है आपके गंगा के मैदान बने हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार वाला जो पार्ट है, या फिर आप कह सकते हैं दक्षिणी हरिद्वार, टोटली जो है आपका गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है दो प्रकार की मिट्टी आपसे पूछी जाती है। वे दो प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी पूछी जाती है, एक पूछी जाती है आपसे खादर, और दूसरी पूछी जाती है आपसे बांगर। ठीक है, अब ये खादर और बांगर क्या है ये देखेंगे। सपोज ये कोई नदी है, ठीक है, ये कोई नदी है आपकी। तो ये नदी, जैसे अगर कहीं पर भी नदी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये नदी का वे है, चाहे भले ही इसमें पानी जो है आपका इतने पार्ट में आ रहा हो। पानी सपोज अभी जो है वर्तमान में जो है इतने भाग में आपका पानी है, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा वे जो है किसी नदी का है, नदी जो है इस एरिया में आपके बहती है। अब खादर और बांगर को कैसे समझेंगे, अब यहाँ पर देखिए, हाँ बेटा, तराई में जो है आपका इतना ही पूछा जाएगा। तराई में केवल आपका पूछा जाता है कि जो है किस प्रकार की मिट्टी होती है, कौन सी फसलें यहाँ पर होती हैं, और यहाँ की जलवायु कैसी है। और हाँ, बस एक ही क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछा जाता है, पाताल तोड़ कुएं यानी कि ग्रेट आर्टिजन वेल जो होता है उसके बारे में पूछा जाता है, बाकी इस से नहीं पूछा जाता है आपका। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो नदियां हैं, और नदियों में जो है आपका ये हमें पता चल जाता है कि जो है किसी नदी का जो है पूरा वे है। अब खादर और बांगर क्या है, अब देखिए कभी जो है नदी जो है बहुत ज्यादा तेज बारिश आ गई, बाढ़ आ गई नदी में, तो ये नदी का पानी जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। अब नदी का पानी जो है आपका सपोज कहाँ तक चले गया, यहाँ तक चले गया। अब नदी का पानी जब यहाँ तक गया है तो ये अपने साथ जो है अवसाद भी लाया होगा, और यहाँ पर जो है आपकी बारीक मिट्टी छोड़ गया। ठीक है, बारीक मिट्टी छोड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है बारिश नहीं हुई या कम हुई, तो ये पानी जो है फिर से यहाँ पर आया, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं गया। फिर अगले साल बारिश हुई, फिर पानी नहीं गया। कभी कभार ऐसी स्थिति बन गई कि पानी यहाँ पर जा रहा है, लेकिन रेगुलर यहाँ पर जो है हमारे बाढ़ का पानी नहीं जा रहा है।
तो ऐसी मिट्टी को जहां पर आपका बाढ़ का पानी बार बार नहीं जाएगा, तो इस मिट्टी को जो है हमारे बांगर या फिर पुरानी आपकी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ध्यान में इसे जो है ध्यान से देखिए कि जहां पर आपका बाढ़ का पानी हर साल आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, जहां पर आपके जो बाढ़ के पानी के द्वारा जो अवसाद है वो हर साल नहीं जा रहे हैं, अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वो मिट्टी उपजाऊ तो है, लेकिन एज कंपैरिजन जहां आपके बाढ़ का पानी हर साल जाएगा उसके कंपैरिजन में जो है कम फर्टाइल होगा। और उस मिट्टी को, क्योंकि वो पुरानी मिट्टी हो गई है, ठीक है, वहां पर जो है बार बार जो है नई मिट्टी नहीं आ रही है आपकी, तो इसलिए जो है इसे पुरानी जलोढ़ कहा जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये जो मिट्टी होगी आपकी, ये कैसी होगी आपकी, बांगर होगी। तो ये जो मिट्टी है आपकी बांगर है, बांगर मिट्टी, और इसी को ही हम जो है पुरानी जलोढ़ कहेंगे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब भाई खादर क्या है? खादर ये वाला क्षेत्र है, खादर, और इसे जो है हम नई जलोढ़ बोलेंगे, नई जलोढ़ मिट्टी। अब देखिए, चाहे बारिश आपकी आए ना आए, बाढ़ आए ना आए, जो नदी है, नदी का एक प्रॉपर वे है, और नदी के किनारे की जो भूमि है वहां पर जो है अवसाद आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी भूमि को, यानी कि जो ये वाला पार्ट है आपका, तो ऐसी भूमि को हम क्या कहेंगे? खादर भूमि कहेंगे, जहां आपका नियमित बाढ़ का पानी आ रहा है। तो ये जो लैंड होगी आपकी कैसी होगी? ज्यादा फर्टाइल होगी। और ये जहां पर बाढ़ का पानी बार बार नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें गंगा के मैदान में जो है, इसमें हम लिखेंगे इसका निर्माण, इस क्षेत्र का निर्माण, इस क्षेत्र का निर्माण गंगा द्वारा, गंगा द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा होता है, अवसादों द्वारा हुआ। क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पर जो है आपके दो प्रकार की मिट्टियां हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है दो प्रकार की मिट्टियों को भी हम लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं खादर, और इसी को ही हम लिख लेते हैं नई जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो आपकी होगी अत्यधिक उपजाऊ है, उपजाऊ मिट्टी, ये आपकी फर्टाइल सॉइल है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी नियमित आएगा, बाढ़ का पानी नियमित आएगा। ठीक, बाढ़ का पानी यहाँ पर नियमित आ रहा है आपका। और वही जो है अब हम देखते हैं बांगर, बांगर को हम यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। कम उपजाऊ, कम उपजाऊ मिट्टी है, और यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी नियमित नहीं आता, नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बांगर और खादर हमारा हो गया। ठीक, यहाँ की जो मुख्य फसल है धान, गेहूं, गन्ना है। ठीक, तो यहाँ पर मुख्य फसल जो है धान, गेहूं व गन्ना। तो ये हमारा जो है जो टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड में, जो है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बताइए इसमें कोई क्वेरी है? बताइए, अदरवाइज जो है हम फिर दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे, इसी से रिलेटेड है वो टॉपिक भी। जैसे अभी हमने भौगोलिक विभाजन किया, तो अब जो है हम जो विभाजन करेंगे
उसमें हमारा जो है राजनीतिक विभाजन भी होगा और उत्तराखंड की सीमाएं कहाँ कहाँ से टच हो रही हैं, ये सारी चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। तो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के लिए जो है अब हमें क्या करना है, इसमें हमने जो है एक भौगोलिक सीमाएं कहाँ कहाँ टच होती है ये देखनी है, राजनीतिक सीमाएं कहाँ कहाँ टच होती है ये देखना है, उत्तराखंड जो है हमारे किस अक्षांश यानी लैटिट्यूड में स्थित है ये देखना है, उत्तराखंड जो है किस लॉन्गिट्यूड में स्थित है, हमने ये सब चीज देखना है। सबसे पहले हम जब इसकी स्थिति को देखते हैं, ठीक है, तो हम जो है ग्लोब में स्थिति देखते हैं पहले उत्तराखंड की। उत्तराखंड की ग्लोब में स्थिति। अब ग्लोब में स्थिति देखेंगे तो या तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों देखनी होगी, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस हमें देखनी होगी। तो सिंपल वे में ज्योग्राफी में आपने डिटेल में जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ बस केवल समझने के लिए, ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे तो समझने के लिए जो है हम यहाँ पर एक ग्लोब बना रहे हैं। हम यहाँ पर एक ग्लोब बना दिया, ठीक। अब ये जो ग्लोब है, अगर हम इस ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, आपका 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है, या फिर हम इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। इतना हमारा हो गया। अब देखिए, अब हम पहले लैटिट्यूड समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, बहुत डिफाइंड जो है इसकी जो है जो आपकी डेफिनेशन होगी वो ज्योग्राफी के बिहाफ पर आपने पढ़ी होगी, बस यहाँ पर समझने के लिए हम जो है, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्लोब में उत्तराखंड की स्थिति समझनी है, ठीक। तो भाई लैटिट्यूड क्या होता है, किसी भी भूखंड पर, जैसे मैंने अभी अभी भूखंड पर खींचो, या फिर आप जो है आपने अभी अभी जो है बोल्ड पे जो है ये ड्रॉ किया है, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र पे, किसी भूखंड पे, किसी देश पे जो है, अगर हम किसी रेखा से हमें ये पता चलता है, या कोई रेखा जो है हमें जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का डिफ्रेंशिएट करवाती है, इन दो डायरेक्शन में हमें डिफ्रेंशिएट करती है, जिस लाइन को ड्रॉ करके हमें ये पता चल जाता है कि इसकी इस तरफ जो है नॉर्थ है, इस तरफ जो है आपका साउथ है, तो वही रेखा आपकी क्या है, लैटिट्यूड है। समझ में आ रहा है। तो वह रेखा जो हमें जो है उत्तर तथा दक्षिण दिशा के बारे में ज्ञान करवाती है, या फिर आपका जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को जो है अलग करती है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे। बस समझने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई ये हमने जो यहाँ पर भूमध्य रेखा खींची है, तो ये भूमध्य रेखा से जो है हमें पता चल गया कि इस डायरेक्शन में जो है हमारी नॉर्थ पोल है और इस डायरेक्शन में हमारी साउथ पोल है, ठीक। नॉर्थ और साउथ हमें पता चल गया। अब भाई जो भूमध्य रेखा है ग्लोब की, अगर हम बात करें, जो ये लाइंस है सारी इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखाएं हैं, तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर जो है हमारी, यानी कि नॉर्थर्न डायरेक्शन में टोटल कितनी लाइंस हैं, 90 लाइंस हैं, ठीक है। तो 90 लाइन जो है भूमध्य रेखा के हमारे नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, और एक लाइन हम इसी में मान लेंगे, ठीक। और ऐसे ही जो है हमारी 90 लाइन जो है, 90 लाइंस हमारी साउदर्न डायरेक्शन में है। तो दोनों साइड जो है हमारी कितनी कितनी लाइन हो जाएंगी, 90 जो है लाइन हो गई हमारी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखाएं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है हमारी, हमने पढ़ी अभी, 90 नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, 90 साउदर्न डायरेक्शन में है, और एक हमारी भूमध्य रेखा है।
तो टोटल कितनी हो गई 181 लाइन्स हमारी हो गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुवों को छोड़कर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमारी ध्रुवों को छोड़ देंगे, यानी कि नॉर्थ पोल हमने छोड़ दिया, साउथ पोल छोड़ दिया हमने, तो 181 माइनस 2 इज इक्वल टू 179। ये क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है, ज्योग्राफी में भी आए हैं ये क्वेश्चन, उत्तराखंड में नहीं, ज्योग्राफी के भी यहाँ पर ही आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर भूमध्य रेखा को छोड़कर अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमारी जो है भूमध्य रेखा को छोड़कर कितनी है हमारी, तो यहाँ पर जो है हमारी 181 माइनस 1 जो है हमारी कितनी हो जाएगी 180 लाइन। तो ये जो है अक्षांश रेखाएं हमारी हो गई। ठीक, ये अक्षांश रेखा से संबंधित हमारे क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाओं को देखते हैं। तो देशांतर रेखा भी जो है, जैसे हमारी जो अक्षांश रेखा है लैटिट्यूड लाइन्स हैं, वो उनने बताया कि जो है उस लाइन को खींच के हमें पता चला कि जो है हमारा जो है नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है और साउथ डायरेक्शन। तो ऐसे ही जो है देशांतर रेखाएं उन रेखाओं को कहते हैं जो हमें जो है ईस्ट और वेस्ट में जो है ईस्ट और वेस्ट के बीच का अंतर बता दे, या फिर हमें बता दे कि ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में है और वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम का जो है भेद करवा दे, वही लाइन्स हमारी क्या है देशांतर रेखाएं हैं। तो लेकिन यहाँ पर अंतर ये है कि ये जो रेखाएं हैं हमारी, तो यानी हमारी जो देशांतर रेखा हम ड्रॉ करेंगे उससे हमें ईस्ट और वेस्ट का पता चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मिडिल लाइन नहीं है आपकी, दोनों तरफ जो है बराबर लाइन्स हैं। तो यहाँ पर जो है हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों तरफ यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन में अब हमने लाइन ड्रॉ की, तो इससे हमें पता चल गया कि इस ओर जो है हमारा ईस्ट है और इस ओर जो है हमारा वेस्ट है। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये जो लाइन होंगी ये दोनों तरफ ईस्ट की ओर भी और वेस्ट की ओर भी जो है कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इनकी जो संख्या है हमारी वो कितनी है, ये 180 जो है ईस्ट की तरफ है और 180 जो है हमारी वेस्ट की ओर है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इनकी संख्या इस तरफ जो है हमारी कितनी है 180, और इस तरफ अगर हम देखें तो इस तरफ भी हमारी कितनी है ये लाइन 180। तो टोटल हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं, कुल देशांतर रेखाएं हमारी कितनी हो जाएंगी 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 लाइन हमारी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। ठीक, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछी जाती है आपसे। तो ये देखिए, हमने सपोज ये सारी जो है इमेजिनरी लाइन है, ये दो अक्षांश रेखाएं हमने ये ले ली, तो इसके बीच की जो दूरी है हमारी ये कितनी होगी, ये दूरी है हमारी 111 किलोमीटर। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो 111 किलोमीटर जो है दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है, अब अगर देशांतर की पूछते, वैसे अक्षांशीय रेखाओं की पूछती है, वैसे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी लगभग कितनी होती है 111.32 जो है आपके देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो लगभग जो है 111 आप बोल सकते हैं दोनों में ही। ठीक है, तो ये हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें समझ में आ गई कि अक्षांश रेखाओं से नॉर्थ और साउथ के बारे में पता चल रहा है, और जो देशांतर रेखाएं हैं यानी जो लॉन्गिट्यूडनल जो हमारी लाइन है उनसे जो है हमें ईस्ट और वेस्ट के बारे में पता चल रहा है। अब जो है उत्तराखंड के ग्लोब में स्थिति देखते हैं। अब देखिए, अगर इंडिया का मैप की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जैसे जो ऊपर वाला भाग, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो ये वाला भाग आ रहा है हमारा, ये वाला, ठीक, जो ये वाला भाग है, पूरा मैप नहीं बनाऊंगी उत्तराखंड का, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका उत्तराखंड, ये वाला भाग जो है आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड। अब ये अगर इंडिया के मैप की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है आपकी इंडिया में जो है आपकी कौन सी रेखा आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा आती है, याद करने के लिए भी इजी हो जाएगा, कर्क रेखा आपकी आती है। ठीक है, अब हमें पता है कि कर्क रेखा जो है हमारे कितने डिग्री में है, 23.5 डिग्री में है। ठीक है, 23.5 डिग्री में जो है हमारी कर्क रेखा जो है इंडिया में जो है आपकी
क्रॉस करती है। क्वेश्चन जो आपका जो है ज्योग्राफी में पहले पहले स्टार्टिंग में बहुत बार आता था कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा हमारी गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों को क्रॉस करते हुए जो है हमारी कर्क रेखा जाती है। अब हमें उत्तराखंड देखना है, तो यहीं से हम इसे याद करने के लिए भी सही होगा। तो लगभग जो है अक्षांश, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो इन अक्षांश रेखाओं में जो है आपकी जो उत्तराखंड की जो पोजीशन है, उत्तराखंड इससे जो है +5, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 5 अक्षांश रेखा ऊपर जो है नॉर्दर्न डायरेक्शन में जो है आपकी क्या है, उत्तराखंड है। तो यानी आपका जो आपका उत्तराखंड का जो लोअर पार्ट है, यहाँ पर जो है आपकी अक्षांश रेखा, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28 डिग्री, ठीक है। अभी हम जो है मिनट की बात नहीं करते हैं, केवल 28 डिग्री जो है हम यहाँ पर देखेंगे। अब जो उत्तराखंड में इसका विस्तार है, तो ये विस्तार जो है आपके लगभग जो है कितने का है, 3 डिग्री का है। लगभग +3 अगर हम इसमें करेंगे तो लगभग कितने डिग्री का विस्तार है हमारा, तो हमारा 31 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर देशांतरी विस्तार की बात करूं तो इंडिया में ही जो है आपका जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है वो कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री पर जो है आपका स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जब उत्तराखंड में अगर हम देखेंगे तो ये जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, ये मेरा ड्रॉ जो है गलत बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसको जो है थोड़ा मैंने इधर करना चाहिए था, इसको हम सही कर लेते हैं, नहीं तो ये, तो जो उत्तराखंड है वो स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो हमारा आ रहा है, उस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग जो है वेस्टर्न की ओर जो है 1- अगर हम करेंगे तो ये हमारे वेस्टर्न ओर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा आ गया। तो यहाँ पर जो है, तो ये जो है हमारी क्या आ गई, यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड टाइम लाइन आ गई जो 82.5 डिग्री में था, ठीक। अब जो है उत्तराखंड जो है हमारा, उत्तराखंड कहाँ से आया हमारा, उत्तराखंड जो है यहाँ से जो है मैंने बोला कि 1- करके करेंगे, तो यहाँ पर यानी जो आपकी ये देशांतरी रेखा वाली जो स्थिति है ये कहाँ पर आएगी आपकी, ये है 81 डिग्री पर। और इसका विस्तार जो है यहाँ लगभग कितना है आपका, यानी यहाँ पर हम 4 ऐड करेंगे, यहाँ से अगर हम कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 77 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब समझते हैं इसे दोबारा से, ठीक। ये तो बस मैंने एक जनरल आपको याद करवाने के लिए जो है इसमें करा। अब जो है हम दोबारा से हम इसे देखेंगे, उत्तराखंड को दोबारा से जो है हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा सपोज क्या है, उत्तराखंड है, ठीक। ये हमारा उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में जो है अक्षांशीय स्थिति स्टार्टिंग जो है हमारी, अक्षांशीय रेखा जो है हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, 28 डिग्री 43 मिनट जो है स्टार्टिंग है। और इसका विस्तार जो है ये 28, 29, 30 एंड 31। तो यहाँ पर जो है हमारा 31 डिग्री 27 मिनट तक जो है इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब हम देशांतरी देखते हैं। देशांतरी में मैंने आपको बताया, यहाँ से हम देखें तो यहाँ से मैंने बताया कि जो आपकी स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उससे एक पीछे है। तो स्टैंडर्ड टाइम लाइन से जो है एक पीछे की अगर और हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है 81 डिग्री 02 मिनट हमारा हो जाएगा। 80 हमारा हो गया, 79, 78 एंड ये आपका 77। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, 77 डिग्री और 34 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा जो है देशांतरी विस्तार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे अलग से लिख लेते हैं, उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार तो कहाँ से कहाँ तक, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर आपका 31 डिग्री 27 मिनट तक, ठीक। और इसी को ही जो है अगर आप शॉर्ट में अगर आप करना चाहें तो इनके बीच का जो गैप हो कितना है, 2 डिग्री 44 मिनट का। इसी को ही हम 2 डिग्री 44 मिनट, ये वाला पूछा जाता है आपसे ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार। देशांतरीय
देशांतरी विस्तार हम देखते हैं। तो ये विस्तार अभी अभी मैंने आपको बताया, तो ये जो है आपका 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर आपका कहाँ तक है 81 डिग्री 02 मिनट तक है। और अगर इन दोनों के बीच का हम गैप देखते हैं तो 3 डिग्री 28 मिनट, तो 3 डिग्री 28 मिनट का जो है यहाँ पर आपका विस्तार होगा। तो ये आपको जो है याद करने हैं। ठीक, अब जो है इसके बाद हमने उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई देखनी है। तो अब लंबाई और चौड़ाई हम देखेंगे। तो सपोज इसी को ही हमने जो है उत्तराखंड माना है, तो यहीं से हम देख लेते हैं। तो ये जो है उत्तराखंड की लंबाई है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये उत्तराखंड की लंबाई है। तो लंबाई कितनी है उत्तराखंड की 358 किलोमीटर जो है उत्तराखंड की लंबाई है। ठीक, अब चौड़ाई भी देख लेते हैं। और जो चौड़ाई है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसकी चौड़ाई है, जो कि 320 किलोमीटर है। तो ये क्या है होगी, ये चौड़ाई होगी, ब्रेथ। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई, तो उत्तराखंड की लंबाई आपकी 358 किलोमीटर और जबकि चौड़ाई जो है आपकी 320 किलोमीटर। अब इसके बाद जो है इसका क्षेत्रफल भी यहीं पर देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल, अब देखिए अगर उत्तराखंड, वैसे हम बोलते हैं कि उत्तराखंड जो है आपका किस शेप का है, इसका आकार जो है उत्तराखंड का आकार, उत्तराखंड का आकार जो है हम कैसा बोलते हैं, रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, आयताकार, लेकिन लगभग आयताकार है, आयताकार रेक्टेंगल शेप, लेकिन लगभग आयताकार है, एग्जैक्ट नहीं है। अगर जो है एग्जैक्ट आयताकार होता तो हम क्या कर लेते, हम जो है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ करते और हमारा जो है क्षेत्रफल निकल जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा एग्जैक्ट सेम नहीं होने की वजह से जो है अब हमें जो है इसका क्षेत्रफल भी याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर, आप कह सकते हैं 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, भारत के, यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का, भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है आया हुआ है। अब इससे आगे जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए। कल मैंने बोला था कि जो है क्लास को ओवर करते हैं, आप लोग पढ़िए, शायद आपने सुना नहीं। तो अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो पूछिए, आप मुझसे बताइए, फिर से आगे जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए, नींद तो नहीं आ गई? इतना बोरिंग पढ़ा रही थी कि आप लोगों को नींद आ गई, बताइए। चलिए भाई, शायद आपकी जो है, ओके, थैंक यू।